बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। उसका टाइम पीरियड जो दिया गया है सिलेबस के अंदर वो है 1850 टू 1869। तो ये तकरीबन 19 साल बनते हैं। लेकिन मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि जो सिविल वॉर का असल टाइम पीरियड है वो 1861 टू 1865 है। अब ये टाइम पीरियड यहाँ पर 19 साल का देने का क्या मकसद है? वो मकसद यही है कि ताकि इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी हुआ था, जो भी मैटर्स थे, जो भी इवेंट्स हुए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, वो सब कुछ आप लोगों की नॉलेज में आ जाए। लिहाजा ये टॉपिक जो सिविल वॉर का है ये शुरू तो बहुत पहले ही हो जाता है क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है। इवन दो अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो ये जो सिविल वॉर का फिनोमिनन है ये वॉशिंगटन के टाइम से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि स्लेवरी जो है वो इसकी एक मेन रीजन है, मेन कॉज है। यही वो वजह है कि आज हम जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो हम डायरेक्टली सिविल वॉर को नहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लेवरी को देखेंगे इसके अंदर, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब्राहम लिंकन कैसे प्रेसिडेंट बने, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो थे वो बेसिकली नॉर्थर्न कॉलोनीज से थे। इससे पहले हमने जितने भी प्रेसिडेंट्स डिस्कस किए हैं उसमें सिर्फ शुरू के जो 2-3 थे वो नॉर्थर्न एरिया से थे, नॉर्थर्न कॉलोनीज से थे। लेकिन उसके बाद जितने भी थे वो साउथर्न कॉलोनीज से आए और सारे के सारे एंटी फेडरलिस्ट थे। तो अब हिस्ट्री में फिर से एक ऐसा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है जो कि नॉर्थर्न स्टेट्स से बिलोंग करता है। और आप लोगों को पता है कि नॉर्थर्न स्टेट्स जितनी भी थी वो स्लेवरी के बहुत सख्त खिलाफ थी। बाकी जितने भी प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने स्लेवरी के हक में कैंपेन्स की और इन्हीं बेसिस पर उनको वोट्स मिले और इस वजह से वो प्रेसिडेंट्स बनते रहे। लेकिन अब्राहम लिंकन अब बहुत टाइम बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट आ रहा था जो फिर से नॉर्थर्न कॉलोनीज से था। और इस प्रेसिडेंट की एक बहुत बड़ी सर्विस ये है कि इसने जो स्लेवरी थी उसको एबॉलिश कर दिया। यही वो वजह है कि हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन के अंदर हम सबसे पहले स्लेवरी को डिस्कस करेंगे, जो कि आज की पूरी वीडियो स्लेवरी के ऊपर होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब्राहम लिंकन को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रेसिडेंसी को देखेंगे। और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी हमारी, जो इसका थर्ड पार्ट होगा, वो सिविल वॉर के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम इनकी कॉजेस, इंपैक्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं स्लेवरी से। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्लेवरी का फिनोमिनन है, वो ब्रिटिश के यहां आते ही शुरू हो गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है पहली मर्तबा जो ब्रिटिश आए थे यहाँ पर वो जेम्स टाउन में आए थे, जो कि वर्जीनिया का एक शहर हुआ करता था। और यहाँ पर वो स्लेव्स को लेकर आए थे और फिर ये स्लेवरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और साउथर्न कॉलोनीज जो थी वो डिपेंडेंट थी स्लेव्स के ऊपर, क्योंकि लाजमी सी बात है वो जो स्लेव्स थे उनसे वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए काम लिया करते थे। और साउथर्न कॉलोनीज के अंदर स्लेवरी इतनी डोमिनेंट क्यों थी, उसकी एक वजह यह भी है कि जो साउथर्न कॉलोनीज थी वहां पर जो लैंड थी वो काफी फर्टाइल थी और वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज हुआ करती थी। इसी वजह से स्लेवरी ज्यादातर वहीं पर डोमिनेंट रही। नॉर्थर्न एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह थी, फैक्ट्रीज वगैरह थी, इसलिए वहां पर स्लेवरी की कोई इतनी जरूरत नहीं थी। अब स्लेव्स की बात करते हैं तो स्लेव्स को सोशो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर हमेशा सब्जुगेट किया जाता रहा। सोशो से मुराद ये कि लाजमी सी बात है स्लेव्स जितने भी थे वो अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका के लोग आमतौर पे काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक पीपल्स जिनको हम कहते हैं। तो लाजमी सी बात है ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में एक डिस्प्यूट होता है, रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। अच्छे नहीं लगते वो व्हाइट लोगों को। और पॉलिटिकल अफेयर्स का क्या मामला था कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, उनको यूएस सिटीजन भी कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो स्लेव्स थे। दूसरी बात ये कि वो ब्लैक पीपल थे, लिहाजा उनको हमेशा सब्जुगेट किया जाता रहा। इनिशियल कॉजेस की बात करते हैं स्लेवरी की, तो इसके अंदर सिर्फ 2 बड़ी कॉजेस हैं। सबसे पहली रीजन जो है वो है द मैकेनाइजेशन इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका से भी पहले शुरू हो गई थी और वहां पर रॉ मटेरियल्स की बहुत जरूरत हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर था, जहां पे कपड़ा बनाया जाता था, तो उनको ज्यादा से ज्यादा कॉटन की जरूरत पड़ने लगी। अब जो कॉटन था वो यूएसए के अंदर मिलता था, यूएसए बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता था। तो पिछले किसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो आधी यूएस की एक्सपोर्ट्स थी वो कॉटन पर डिपेंड करती थी और यूएस का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो ये कॉटन ही हुआ करती थी। दूसरी जो वजह समझ में आती है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन गिन है।
जिसको एली विटनी ने इन्वेंट किया था। इसका मकसद क्या था कि जो कॉटन के अंदर सीड्स होते हैं उनको कॉटन से अलग करके उस कॉटन को प्यूरिफाई करना होता है। तो ये जो कॉटन गिन मशीन थी इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया और इसने जो साउथर्नर्स जितने भी थे, साउथ के लोग थे, उनकी किस्मत बदल दी, क्योंकि साउथर्न कॉलोनीज के अंदर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर तंबाकू और कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था। तो जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतने ज्यादा स्लेव्स चाहिए होंगे वहां पर फार्मिंग करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सके। इस स्लेवरी के ऊपर डिफरेंस ऑफ व्यूज को देख लेते हैं, क्योंकि दो मेजर फैक्शंस बन चुके थे। एक तो नॉर्थर्न व्यू है, इसके अंदर नॉर्थर्न व्यू क्या कहता है कि स्लेवरी अबॉलिश हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनका मानना यह था कि स्लेवरी मोरली रॉन्ग है और ये ब्लैक पीपल के साथ ऑपरेशन है, यानी कि जुल्म है उनके ऊपर एक तरह का। और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिंक किया ब्रिटिश ऑपरेशन के साथ, क्योंकि ब्रिटिश ने भी अमेरिकन के साथ काफी ब्रूटल एटीट्यूड रखा था शुरू में। तो इसी कॉन्सेप्ट को ब्लैक के साथ भी रिलेट किया गया और स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात की गई। तो जो नॉर्थर्न कॉलोनीज थी, यहां पर मैंने गलती से साउथर्न लिख दिया है, असल में नॉर्थर्न कॉलोनीज थी जहां पर ज्यादातर ट्रेडर्स हुआ करते थे। और मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ करती थी वहां पर, लिहाजा उनको स्लेव्स की कोई खास जरूरत नहीं थी। वो स्लेव्स के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे। लिहाजा वॉशिंगटन ने शुरू में ये कह दिया था कि भाई स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहिए और स्लेव्स को यहां से डिपोर्ट कर देना चाहिए, उनको वापस अफ्रीका भेज देना चाहिए। उसकी वजह क्या थी कि जो स्लेवरी थी वो वायलेट कर रही थी यूएस का जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, लिबर्टी का, उसको स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो वायलेट करा था। दोनों के बीच में आपस में कॉन्ट्रास्ट था, क्योंकि लाजमी सी बात है स्लेव्स के साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं रखा जा रहा था, उनको सोशो पॉलिटिकली सब्जुगेट किया जा रहा था। इसी वजह से वॉशिंगटन ने यह बात की थी। साउथर्न व्यू को देख लेते हैं तो साउथर्न के लिए स्लेव्स बहुत ही वैल्यूएबल थे और उनकी जो सोशो इकोनॉमिक लाइफ्स थी वो स्लेव्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जितना भी काम था वो स्लेव्स के जरिए लिया जाता था। तो ये बात भी यहां पर समझ में आती है कि जितनी भी फार्म्स थी, जितनी भी लैंड हुआ करती थी, वहां पर काम किससे लिया जाता था? स्लेव्स के जरिए काम लिया जाता था वहां पर। और ये स्लेव्स ही थे जिनकी वजह से साउथर्न कॉलोनीज के जितने भी लोग थे उनकी एक प्रेस्टीज थी, उनका एक नाम हुआ करता था। तो वो सिर्फ स्लेव्स की वजह से हुआ करता था। अगर स्लेव्स को निकाल देते तो काम करने के लिए कोई भी ना होता, क्योंकि जो यूएसए की मेजर इकोनॉमी थी जो कि प्लांटेशन इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट ही स्लेव्स के ऊपर थी। और साउथर्न कॉलोनीज के जो लोग थे वो इन स्लेव्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसीडर किया करते थे। अब इसके अंदर हम मेन इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है स्लेव्स के बारे में। तो 1789 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने स्लेवरी के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं की थी। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात मेंशन थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की जाएगी। जिस बंदे के पास भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे कोई भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि स्लेव्स जो थे उनको एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता था। यही वो वजह थी कि अगर स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाता तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप कहलाता। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन भी मजबूर था, स्लेवरी को एबॉलिश नहीं कर पा रहा था, इसके लिए एक अमेंडमेंट की जरूरत थी। दूसरा जो इवेंट हुआ वो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट का हुआ। फ्यूजिटिव क्या होते हैं? फ्यूजिटिव का मतलब यही है कि ऐसे लोग जो कि भाग गए हों या कहीं छुप गए हों। अब यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेन इवेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग निकाल सकते हैं और उनको जो सिविल वॉर के कॉजेज हैं उनके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो जब हम सिविल वॉर को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर भी हम इन्हीं पॉइंट्स की मदद से कॉजेस को बनाएंगे। तो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट क्या था? इसके अंदर यह हुआ था कि जो भागे हुए स्लेव्स थे जितने भी, उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि वो अपने अपने ओनर्स के पास वापस चले जाएं और व्हाइट पर्सन्स को ये राइट दिया गया था कि वो फ्यूजिटिव स्लेव्स को रिक्लेम कर सकते हैं, उनके ऊपर केस करके उनको दोबारा अपने कब्जे में ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई स्लेव भाग गया है तो उसको दोबारा रिकवर करने के लिए कानून की मदद भी ले सकते हैं। अगला जो इवेंट था इसके अंदर वो इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड बैन का था, क्योंकि 1808 में इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया गया था।
और लोगों को ये इजाजत नहीं थी कि वो न्यू स्लेव्स को इंपोर्ट करें यूएसए के अंदर। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई न्यू स्टेट एडमिट होता यूनियन के अंदर तो उसके ऊपर भी ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो अपना जो स्टेटस है, स्टेटस का मतलब कि क्या वो फ्री स्टेट है या स्लेव स्टेट है, तो वो इस बात को अप्रूव करवाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और स्ट्रक्चर के साथ, ताकि मजीद स्लेव्स ना आ सके यूएसए के अंदर। मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं तो 1820 में हुआ था ये। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, ऊपर आई के बटन पे भी क्लिक करके आप लोग मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज की वीडियो देख सकते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी पकड़ बन सके आप लोगों की। तो यहां पर आप लोगों को बताया था मैंने कि पहले 22 स्टेट्स थे, 11 स्लेव स्टेट्स थे और 11 फ्री स्टेट्स थे। तो मिज़ोरी ने एक एप्लीकेशन भेजी कि भाई हम एज अ स्लेव स्टेट एडमिट होना चाहते हैं यूनियन के अंदर, लेकिन जो फ्री स्टेट्स थे उन्होंने कांग्रेस के अंदर इस एडमिशन को डिले कर दिया, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है कांग्रेस के अंदर 11 और 11 स्टेट्स बराबर हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है मेंबर्स की वो बराबर है, वो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब ना हो जाए। और इसको तब तक डिले किए रखा जब तक मेन जो था एक स्टेट वो एज अ फ्री स्टेट एडमिट नहीं हो गया यूनियन के अंदर। तो जब मेन ने एप्लीकेशन दी तभी मिज़ोरी को और मेन दोनों को एडमिट कर लिया गया, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की गई 3630 के एंगल पर, और उस लाइन के तहत ये बता दिया गया कि इस लाइन से ऊपर की जो स्टेट्स होंगी, जो कि नॉर्थ स्टेट्स होंगी, वो एज फ्री स्टेट्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी, और उस लाइन से नीचे जो साउथ स्टेट्स होंगी वो एज स्लेव स्टेट्स एडमिट हो जाएंगी। और इस लाइन के लिए जो मीटिंग वगैरह हुई थी वो पेरिस के अंदर हुई थी। और मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज के अंदर एक और बात भी हुई थी कि स्लेवरी को 30 इयर्स के लिए एक्सपेंड कर दिया जाए, क्योंकि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए की वीडियो आप लोग देखें तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज का। उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर 20 साल का टाइम दिया गया था स्लेवरी के लिए, और यह कहा गया था कि 20 साल के बाद दोबारा स्टेट्स जो होंगी वो स्लेवरी का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। तो ये वो लाइन है, लाइन ऑफ 3630 की। ये रेड कलर की जो लाइन आप लोगों को दिख रही है, जो वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना के बीच से शुरू होती है, इस लाइन से नीचे की जितनी भी स्टेट्स होंगी यहाँ पर स्लेवरी की इजाजत होगी, और यहां से जो ऊपर की जितनी भी स्टेट्स होंगी वहां पर स्लेवरी बैन हो जाएगी। फिर 1854 में सेनेटर स्टेफन डोगलास ने कैंसस एंड नेब्रास्का एक्ट पेश किया। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 1846 से 1848 के दरमियान मैक्सिकन वॉर हुई थी और बहुत सारी न्यू वेस्टर्न टेरिटरीज यूएसए के कब्जे में आ गई थी। तो जो कैंसस एंड नेब्रास्का थे ये भी उन्हीं वेस्टर्न टेरिटरीज के पार्ट थे, लेकिन उस टाइम एक बड़ी सी टेरिटरी हुआ करती थी, उसको डिवाइड नहीं किया गया था। इनको नाम जो दिया गया है वो इसी कैंसस एंड नेब्रास्का एक्ट में दिया गया है, और इनको एक बड़ी टेरिटरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया कि जो न्यू टेरिटरीज बनी हैं वहां पर पॉपुलर सॉवरेंटी के तहत ये फैसला किया जाएगा कि क्या यहाँ पर स्लेवरी की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली इसके अंदर कांग्रेस का कोई भी काम नहीं होगा, बस जो स्टेट्स हैं वहीं के जो रेजिडेंट्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे स्लेवरी को कि हमारे स्टेट के अंदर स्लेवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस एक्ट को साउथर्नर्स जितने भी थे उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि लाजमी सी बात है वो स्लेवरी के हक में थे। और जो ये कैंसस एंड नेब्रास्का की जो टेरिटरीज थी यहाँ पर भी बहुत सारी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, तो उनको पता था कि यहाँ पर भी हम इजीली स्लेव्स को ले आएंगे और उनसे काम करवाएंगे यहाँ पर। लेकिन नॉर्थर्नर्स जो थे उन्होंने गुस्सा किया इसके ऊपर, और वो ये चाहते थे कि भाई फेडरल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस जो है वो खुद डिसाइड करे इस मामले को, पॉपुलर सोवरेंटी के तहत इस मामले को डिसाइड ना किया जाए। अब मजे की बात ये कि जो नॉर्थर्नर्स थे उनकी एक विग पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने इस एक्ट को सपोर्ट किया, लिहाजा ये पार्टी भी स्प्लिट हो गई और बर्थ होता है एक नई पार्टी का जिसे हम कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी। और ये जो कैंसस एंड नेब्रास्का एक्ट है ये सिविल वॉर की मेन कॉजेज में से एक कॉज है, और इसको हम ब्लीडिंग कैंसस के नाम से भी जानते हैं। जो सिविल वॉर है इसको ब्लीडिंग कैंसस भी कहते हैं। इस एक्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और यही वो वजह थी कि मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज को बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था, और उसकी जगह यही कैंसस नेब्रास्का एक्ट ने ले ली थी। क्योंकि कैंसस के अंदर
स्लेवरी की इजाजत दे दी गई थी और इसने मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज को वायलेट कर दिया था, क्योंकि लाजमी सी बात है कांग्रेस के अंदर बैलेंस ऑफ पावर जो था वो अब डिसरप्ट होना शुरू हो गया था। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो विग पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई, क्योंकि विग पार्टी के जो मेंबर्स थे उनमें बहुत सारे नॉर्थर्न थे और बहुत सारे साउथर्न भी थे। तो साउथर्न लोगों ने इस एक्ट को सपोर्ट किया और नॉर्थर्न ने इनको अपोज किया, इसी वजह से ये पार्टी स्प्लिट हो गई थी। अगला जो इवेंट है इसके अंदर वो है 3/5 रूल का। ये 3 है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि जो 5 स्लेव्स होंगे वो इक्वल होंगे 3 पर्सन्स के इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, क्योंकि इससे पहले स्लेव्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटरमाइन कर दी थी कि अब 5 स्लेव्स जो होंगे वो अगर वोट कास्ट करेंगे तो वो 3 वोट्स कंसीडर किए जाएंगे। तो अब साउथर्न्स जो थे उनके और भी मजे हो गए, क्योंकि लाजमी सी बात है पहले स्लेव्स को वोटिंग राइट नहीं था, अब उनको कम से कम वोटिंग राइट तो मिला ना, लिहाजा उनको कांग्रेस के अंदर भी एडवांटेज मिला और प्रेसिडेंशियल जो रेस थी उसके अंदर भी उनके वोट्स की तादाद बढ़ गई। तो टॉल मैच जो थे उन्होंने एक अमेंडमेंट पेश की थी। दरअसल उन्होंने 2 अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी। पहली जो उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज की थी वो इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स इन मिज़ोरी। ये कहा गया कि भाई मिज़ोरी के अंदर से स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए। और दूसरी जो अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज की थी वो प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इंपोर्टेशन की, यानी कि मजीद स्लेव्स को इंपोर्ट नहीं किया जाए। लेकिन उनकी ये दोनों अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ऑल्दो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको एक्सेप्ट किया लेकिन सेनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे जो नॉर्थर्न कॉलोनीज थी उनके अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। फिर विल्मेट प्रोविजो जो 1846 में एक अमेंडमेंट प्रपोज की जाती है और इसके अंदर भी स्लेवरी को एलिविएट करने की बात की जाती है। कहां से? जो मैक्सिकन और अमेरिकन वॉर के अंदर जो टेरिटरीज आई थी, जिसमें टेक्सास का कुछ हिस्सा था, मैक्सिको का कुछ हिस्सा था, वहां पर स्लेवरी को एलिविएट करने के लिए अमेंडमेंट पेश की गई, लेकिन अफसोस के साथ सेनेट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। 1850 के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज होता है नॉर्थर्न कॉलोनीज का और साउथर्न कॉलोनीज का, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज भी ज्यादातर साउथर्न्स के हक में ही जाता है। इसमें जो कैलिफोर्निया को डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ फ्री स्टेट, ये तो नॉर्थर्न कॉलोनीज के हक में हुई बात, और उसके अलावा स्लेव ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया वॉशिंगटन डीसी में, ये भी नॉर्थर्न के सपोर्ट में हो गई बात। लेकिन इसके बाद अब टेक्सास एंड न्यू मैक्सिको में आप फर्दर ट्रेड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ का डिस्प्यूट तो खत्म हो गया। ये बात भी नॉर्थर्न्स की फेवर में आई, लेकिन इसके बाद जितनी भी और पॉइंट्स इसके अंदर हैं वो सब के सब साउथर्न्स की फेवर में आई, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बनिस्बत ऊपर वाले 3 पॉइंट्स के। तो जो बातें साउथर्नर्स की फेवर में आई उनमें यह था कि फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट बना दिया गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हर स्लेव ओनर को यह राइट दे दिया गया था कि अगर उसका कोई स्लेव भाग गया है तो वो उसको रिक्लेम कर सकता है, उसको रिकवर करने के लिए कानून की मदद भी ले सकता है। अब वॉशिंगटन के अंदर बेशक स्लेव ट्रेड तो बैन हो गई थी, लेकिन वहां पर स्लेव होल्डिंग का कॉन्सेप्ट अब भी परमिटेड था, और यह बात भी साउथर्न्स की फेवर में आई। उसके अलावा जो अताह की और न्यू मैक्सिको की टेरिटरीज थी उसके अंदर भी स्लेवरी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, ये बात भी ऑब्वियसली साउथर्नर्स की फेवर में आई। बट नेवरदलेस इस कॉम्प्रोमाइज ने जो नेशन थी उसको यूनाइट कर दिया था टेम्पोरेरीली, लेकिन बाद में ऑब्वियसली सिविल वॉर तो होनी ही थी। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ वो अब्राहम लिंकन की और डोगलास की डिबेट्स थी, जो कि 1858 के अंदर हुई थी, उस इलेक्शन से पहले हुई थी। तो इसमें अब्राहम लिंकन जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे और डोगलास जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो अब्राहम लिंकन ने ऐसी स्पीच दी जिसने हाउस के अंदर बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर दिया जो कि पहले स्लेवरी के हक में थे लेकिन अब वो स्लेवरी के खिलाफ हो गए थे। तो इस स्पीच को एक हाउस डिवाइडिंग स्पीच कंसीडर किया गया, और ये बात इसके अंदर मशहूर हो गई कि अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड एनीमोर, और ये एक इररिप्रेसिबल कॉन्फ्लिक्ट डॉक्ट्राइन साबित हुई। इररिप्रेसिबल का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, यानी कि अब हाउस के अंदर जो डिवाइडिंग हुई थी लोगों की, जो बहुत सारे लोग स्लेवरी के हक में थे अब वो स्लेवरी के खिलाफ हो गए थे, तो इसके ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसी शानदार स्पीच दी थी अब्राहम लिंकन ने। स्पीच की का जो जिस्ट है वो यही है कि स्लेवरी मोरली रॉन्ग है और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है ये बात। इस स्पीच के अंदर उन्होंने साउथर्नर्स को ये भी अश्योर करवाया था कि भाई हम आपके ऊपर कोई लॉ इंपोज नहीं करेंगे, लिहाजा वोट हमें ही दिया जाए। लेकिन इतनी शानदार स्पीच के बावजूद डोगलास ने फिर भी लिंकन के व्यू को रिजेक्ट किया और लिंकन फिर भी इलेक्शन के अंदर हार गए। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि उनको
पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिल गई। अब 1857 के अंदर एक केस होता है जिसको हम ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैंडफोर्ड केस के नाम से जानते हैं। तो ड्रेड स्कॉट जो थे वो एक भागे हुए स्लेव थे और वो भागकर एक ऐसी स्टेट में रह रहे थे जो कि फ्री स्टेट थी और 2 साल से वो वहीं पर रह रहे थे। तो जब कोर्ट ने उनको ये कहा कि भाई आप वापस अपने ओनर के पास जाएं, तो ड्रेड स्कॉट ने कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी इस बेस पर कि भाई मैं तो एक फ्री स्टेट का रेजिडेंट हूं, लेकिन कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो ये कि आपको तो केस फाइल करने की इजाजत ही नहीं है क्योंकि आप तो यूएसए के सिटीजन ही नहीं हो। इतनी बड़ी बात कर दी कोर्ट ने। और ये भी कहा कोर्ट ने कि अपनी स्टेट चेंज करने से किसी का स्टेटस चेंज नहीं हो जाता, यानी कि आप स्लेव थे अब भी आप स्लेव ही हो। और इसी केस के अंदर मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और ये कहा गया कि कांग्रेस को ये राइट नहीं था कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सी स्टेट एज अ स्लेव स्टेट आएगी और कौन सी स्टेट एज अ फ्री स्टेट आएगी। ये कांग्रेस को ये इख्तियार नहीं था। कोर्ट ने ये बात साफ साफ कह दी। अगला जो इवेंट था इसके अंदर वो एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट का था। ये मूवमेंट 1830 से 1861 तक चली और ये मूवमेंट भी ऑब्वियसली नॉर्थर्न स्टेट्स की तरफ से शुरू हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो ये चाहते थे कि भाई स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाए यूएसए के अंदर, लिहाजा वो सीक्रेटली मिले क्योंकि जो हुकूमत थी उस वक्त वो स्लेव स्टेट्स की थी। लिहाजा वो खुलेआम अगर मिलकर एक जलसा करते तो उनको ये खतरा हो सकता था कि गवर्नमेंट उनको पकड़ के जेल में बंद कर दे। लिहाजा वो सीक्रेटली मिले और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज हो गए और उनका जो मिशन था वो ये था कि स्लेव्स को भगाना है साउथर्न स्टेट से। और उन्होंने 40,000 से लेकर 1 लाख स्लेव्स को आजाद करवाया और उनको हेल्प किया कि वो साउथ से भागकर नॉर्थ चले जाएं और उनको रास्ता भी दिया एक अंडरग्राउंड रेल रोड के जरिए ताकि जमीन के नीचे से ही छुपके से निकल जाओ, किसी को पता ना चले। तो ये जो काम किया इन्होंने ये एक बहुत ही बड़ी वजह बन गई सिविल वॉर की, क्योंकि लाजमी सी बात है इस एक्ट की वजह से जो साउथर्न स्टेट्स थी वो तैश में आ गए, गुस्से में आ गए वो लोग कि भाई हमारे स्लेव्स यहां से भगा दिए और अब अगर कोर्ट में केस भी करे तो कितने स्लेव्स को आप वापस ले आएंगे और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा स्लेव कहां गया है। तो इतने ज्यादा स्लेव्स भाग गए तो उनका तो बड़ा नुकसान हो गया। तो ये जो सारे हमने इवेंट्स डिस्कस किए हैं इनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं सिवाय 2-4 के जिनको आप सिविल वॉर के जो कॉजेज हैं उनके अंदर भी आप डाल सकते हैं और ऑब्वियसली हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में ऐसा करेंगे। लेकिन फिलहाल स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, स्लेवरी का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन की कि वो कैसे इलेक्शन जीते और फिर क्या क्या उन्होंने इकदामात किए स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए। और अब्राहम लिंकन के दौर में सिविल वॉर हुई थी और फिर अब्राहम लिंकन ने जब स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया तो जो साउथर्न स्टेट्स थी वो इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को असैसिनेट कर दिया, उनको जान से मार दिया। तो ये सारे मैटर्स जो हैं ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये स्लेवरी की वीडियो अलग से बनाने का ये मकसद था कि अक्सर स्लेवरी के ऊपर भी अलग से सवाल आ जाता है। तो अब मैंने आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं तो अब किसी भी एंगल से अगर स्लेवरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो होपफुली आप लोग उस सवाल को टैकल करने के लिए कैपेबल रहोगे। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को एनेबल कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।